सबसे पहला जो वर्णन है वो लगभग 4वीं-5वीं शताब्दी का ग्रंथ है पद्म पुराण। तो उसमें वो कहता है कि ये 84 कोशी जो के रूप में है। यात्रा शब्द नहीं प्रयोग है वो। अच्छा। तो हुआ कि भाई रूप में है तो क्या मतलब है, कैसे पता चले? तो कहा एकदम वो चक्राकार है। तो चक्राकार हुआ तो सर्किल हुआ, तो कहीं एक केंद्र होना चाहिए, कहीं त्रिज्या होनी चाहिए। तो वर्णन करने से बड़ा पता ये चला कि मध्यमेश्वर जो बीच में है, ई मतलब केंद्र, चर मतलब शिव की थैंक्स कर रहे हैं। जो यह प्रथा है इस तरह चलने की शिव की, तो पूरा जो है शिवमय है, शिव ही लेटे हुए हैं। उसको उन्होंने कथा के रूप में ढाल दिया। तो हम लोगों ने मिलाया कि भाई ये तो वही बात है जो सामान्य लोग कहते हैं। हमने जो नापा तो हर जगह वो फोर्स कमी नहीं हो रही है, जीरो होनी चाहिए ना भाई। यदि गैप है तो जीरो होना चाहिए या एक होना चाहिए मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक का। हाँ। तो हो ही नहीं रही है। काफी बड़ा है 84 क्रॉस, 286 किलोमीटर। सबसे बड़ी दुनिया की 3 यात्राएं हैं। पहली यात्रा है सैंटियागो दे कंपostela, जो स्पेन और फ्रांस में चलती है। वो 1 महीने की यात्रा है, 2000 किलोमीटर की यात्रा है और दुनिया की सबसे बेहतरीन यात्रा। कहीं आवाज़ नहीं होगी, हेलीकॉप्टर भी चल रहा है, कार भी चल रही है, पैदल भी चल रही है, हर जगह ऐसी व्यवस्था है सोच ही नहीं सकते। और वो इकोनॉमी का बेस है वहाँ। तो इन 5 तत्वों को बदल दिया रूट में। सबसे पहले जो बाहर हुआ स्काई है, वो है 84 कोशी यात्रा। उसके भीतर पंचकोशी यात्रा, उसके भीतर नगर परिक्रमा यात्रा, उसके बाद विमुक्ति यात्रा, उसके बाद अंतर्गृह यात्रा। 5 हो गए। आज सब शुरू कहाँ होंगे? विश्वनाथ जी पर संकल्प लेंगे। तो विश्वनाथ जी का नहीं है वो जो सामान्य कहते हैं, वो ज्ञानवापी है। काशी विश्व की प्राचीनतम नगरी है और विश्व की सबसे पवित्र नगरी में काशी का नाम आता है। विश्व के कोने कोने से लोग जो सनातन धर्मावलंबी हैं या अन्य धर्मों के लोग भी एक बार अपने जीवन में काशी जरूर आना चाहते हैं। लेकिन काशी इतना विस्तृत है कि उसे समझना सरल नहीं है। कई वैज्ञानिक जो है काशी पे रिसर्च करते रहे हैं, जो संत हैं वो लोग भी काफ़ी इस पे शोध करते रहे हैं। तो ऐसे ही एक मनीषी आज हमारे साथ हैं जिनका काशी पे काफ़ी गहरा रिसर्च है। हमारे साथ है प्रोफेसर राडा पीबी सिंह, जो सांस्कृतिक धरोहर, सांस्कृतिक भूगोल पे काफ़ी इनका रिसर्च है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं और पिछले लगभग 50 वर्षों से काशी पर केंद्रित होकर ही इनका शोध जारी है। कई तरह से इनका रिसर्च होता है, तो हम उनसे बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे क्या इनकी रिसर्च है, क्या काम हो रहा है और काशी के बारे में। सर बहुत स्वागत है आपका। जी जी नमस्कार। सर आपका जो रिसर्च है काशी पे, सांस्कृतिक धरोहर और काशी का जो भूगोल है, इसके बारे में सर थोड़ा सा समझाइए तब हम आगे बढ़ें सर। पहले तो ये है कि काशी को उसी में मिल जाएगी। कहावत है कि काशी को समझना है तो कोई मेथड ना अपनाएं, किसी ग्रंथ का ना सहारा ले, काशीमय हो जाए। ये हमने अपने आदि गुरु से सीखा। लगभग 50 साल पहले की बात है। प्रोफेसर रामलोचन सिंह जी, जिन्होंने 1953 में काशी के विकास पर ग्रंथ लिखा, तो उनका मैं शिष्य हूँ। तो यह हुआ कि काशी में बन जाओ। तो कैसे बनो? तो इसमें पहला आता है नियम कहिए या उसको शाश्वत मान्यता कहिए कि घुमक्कड़ बनिए। हर गली में अपनी एक कथा है, हर क्षेत्र में अपनी कथा है। तो घूमते रहिए, लोगों से बातचीत करिए, उसमें घुल मिल जाइए और फिर काशी अनंत में चलता रहेगा। तो ये है काशी की। यदि एक शब्द में या एक वाक्य में इस तरह कहा जाए कैसे काशी को जाने, तो काशी मय हो जाइए, काशी आपको उत्तर देती जाएगी। तो इसमें भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, समाजशास्त्र हो गया, विज्ञान हो गया, ज्यामिति शास्त्र हो गया, लैंडस्केप ज्योमेट्री हो गया, एनर्जी हो गया, फिर गपबाजी भी हो गई, लिटरेचर भी हो गया। कबीर की यदि एक ओर लात खोरई भी है तो तुलसीदास की साधना भी है, प्रार्थना भी है। तो ये इसको समष्टि रूप है। इसीलिए कहते हैं काशीमय होना, वो सब रूप में हो जाए। तो आप अखड़ भी हो गए और भक्त भी हो गए। तो ये है काशी का एक समष्टि रूप। तो काशी पे जो आप शोध कर रहे हैं, क्या शोध आपकी चल रही है, कुछ थोड़ा सा। एक तो और बात है कि मैं कोई शोध नहीं कर रहा हूँ, ये लोग कहते हैं कि शोध कर रहा हूँ।
मुझे कहीं न कहीं से गुरुओं का आशीर्वाद है, शक्ति का है, माँ का है, अन्नपूर्णा का है, जो मेरे शरीर को उस रूप में प्रयोग होता है। मैं विज्ञान का छात्र भी नहीं हूँ, मैंने कभी संस्कृत नहीं पढ़ा, तो ये कैसे पढ़ लेता हूँ? तो ये कोई मैं जीनियस नहीं, ये कोई शक्ति का प्रभाव है। तो पहला बात तो ये हुआ कि ये घटना 1978 की है, जब एक जिनको हम अपना आदि गुरु मानते हैं, वो जर्मनी के स्कॉलर हैं, जो मेरी नज़र में शायद काशी पर उनसे अधिक कोई नहीं जानते, उनका नाम है नील गुस्चो। तो उन्होंने कहा कि भाई पंचकोशी यात्रा करनी है, ये 78 की बात है। कैसे बात करनी है? पैदल चलना है, नो फोटोग्राफी, कोई फोटोग्राफी नहीं करनी, कोई नोट्स नहीं लेना है, पैसा भी बहुत नहीं लेना है, चप्पल जो है रबड़ वाला पहनना है। हम कहीं वो क्यों? और खुद वो संस्कृत नहीं जानते, वो हिंदू में नहीं है। कहे तब तुम समझ पाओगे कि ये प्रकृति की शक्ति इसमें छिपी है, वही तुम बनो, तुम कुछ करो मत। और इस तरह से यात्रा हम लोगों ने 5 दिन रात विराम, 6वें दिन लौट के आए। और तो उससे अब कल्पना कीजिए 2001 पर आई है, इतने साल बीतने के बाद कम से कम पैदल तो मैंने 60-70 बार, बाइक लेकर के 100 बार, किसी के गाड़ी पर चढ़ के 500 बार किया होगा। तब मैंने किताब ये लिखी पंचकोशी यात्रा पर, जो सबसे अधिक प्रचलित हुई, और उस किताब का ये असर 2001 में छपी है। उसका असर ये हुआ कि कम से कम 2001 से 24-25 तक ले, बीच में कोविड का एक गैप 1 साल का मान लें, सैकड़ों इंटरनेशनल लेवल के विद्वान विभिन्न देशों से पढ़ के आए। ऐसा भी हो सकता है, विभिन्न लोगों ने मशीन अपना यूज किया, नाप तोल के देखा, सब कुछ करें। तो ये हमारी जो ऋषि परंपरा रही है, उसको उन्होंने काशी को ही बनाया। काशी एक की नहीं है, सबकी काशी है, सब में काशी है, और सब तरह से काशी है। इसको इस रूप में मैंने मेटाफर इसको कहते हैं इंग्लिश में, कि एक प्रतीक के रूप में आप ऐसा बता सकते हैं। तब एक एक विषय पर जैसे आप बात करें, तो भूगोल की बात करें, तो भूगोल की बात करते हैं तो पहले होता है क्षेत्र की सीमा हम तय करते हैं। तो पहले कहा जाता है कि 84 कोशी है, फिर कोई कह दे पंचकोशी के भीतर है, फिर किसी ने कहा अंतर्गृह से है। तो भूगोल के छात्र के नाते ये देखना पड़ा कि यदि हम उसे ठीक एग्जैक्ट 100% नाप के नक्शे पर नहीं बना सकते, तो भूगोल नहीं हो सकता। तो ये कार्य जो लगभग आप समझिए कि 1985 में 1985-86 के लगभग में हम लोगों ने एक प्रयास किया, 2-3 यात्राओं का करके। उस समय जो ब्रिटिश कैडेस्ट्रल मैप थे, उनका आधार मान करके, नाप करके बनाया। तो उस तरह का मेरा पहला पेपर जो छपा, जिसमें 20 करीब मैप छपे थे, जो पहले कभी नहीं छपे थे, 1987 में छपा। तो उसका ये हुआ कि बहुत असर उसका पड़ा। यहाँ के लोगों ने कहा ये तो नहीं सत्य है, लेकिन जब नापा गया तो पता लगा कि नहीं, ये तो है। तो हमारे छात्रों का सहयोग था, हमारे टीचर्स का सहयोग था, मित्रों का सहयोग था। भाई इंस्ट्रूमेंट ले जाना है, नापना है, क्रूड इंस्ट्रूमेंट थे, आज जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। नक्शा हाथ से बनाया जाता था, हाथ की ड्राइंग होती थी, आज सब मशीन से हो गई। तो ये पहला प्रयास था। तो हम लोगों ने मार्क किया, जब 84 कोशी यात्रा प्लॉट किया, और तब अब इसको मिला रहे हैं इतिहास से। तो भूगोल यहाँ हुआ, इतिहास से मिलाएंगे तो संस्कृत साहित्य पर हम आएंगे। तो उसमें काशी खंड बहुत पॉपुलर है, स्कंद पुराण का, उससे मिलाया गया। तो सबसे पहला जो वर्णन है वो लगभग 4वीं-5वीं शताब्दी का ग्रंथ है, पद्म पुराण। तो उसमें वो कहता है कि ये 84 कोशी जो के रूप में है, यात्रा शब्द नहीं प्रयोग है। तो हुआ कि भाई रूप में है तो क्या मतलब है, कैसे पता चले? तो कहा एकदम वो चक्राकार है। तो चक्राकार हुआ तो सर्किल हुआ, तो कहीं एक केंद्र होना चाहिए, कहीं त्रिज्या होनी चाहिए। तो वर्णन करने से पता ये चला कि मध्यमेश्वर जो बीच में है, ई मतलब केंद्र, चर मतलब थैंक्स कर रहे हैं, और दिल्ली का मतलब होता है गेट, कॉस्मिक गेट हम इंग्लिश में उसका, मतलब ब्रह्मांड में कोई गेट है तो उसको दिल्ली कहते हैं। दिल्ली से कंफ्यूज मत कीजिएगा, वो गलत शब्द। तो हुआ कि भाई ये 2 शब्द मिल रहे हैं, तो इसको नापा गया। लेकिन सबसे पहले ये प्रूफ हुआ 1993 में, क्योंकि उस समय कुछ टेक्नोलॉजी आ गई थी, और नासा से जुड़े हम लोग का कुछ प्रोग्राम शुरू हो गया था। जानकी मॉडल से जब ये बात कही गई, तो वहाँ माइक्रोचिप से, लेंसर्स बीम से लगा करके जब नापा गया दरवाजे से, तो एग्जैक्ट पंचकोश था।
तो फिर नक्शे पर उसको वैसे गोला खींच दिया गया, तो देखा गया कि फील्ड में है कि नहीं, लोग तो कह रहे हैं, साहित्य तो कह रहा है। तो स्कूटर पर बैठ के पगडंडी के रास्ते जहाँ जहाँ साइट का वर्णन था उस पर कुल जो है 1996 साइट हैं। 96 साइट को जो प्लॉट किया, मिलाया गया तो एग्जैक्ट सर्कल। तो जब 1953-54 का काम है, 1996 में वर्ल्ड कांग्रेस के सामने प्रेजेंट किया गया, तो अधिकांश लोग उठ के कहे कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड मामला है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कैसा हो सकता है कि 4वीं शताब्दी में जब दुनिया में कहीं नहीं पता था कि सर्किल ऐसा है, कल्पना थी सर्किल की, तो प्रैक्टिकल प्रयोग पर कैसे होगा। लेकिन जब वहाँ दिखाया गया सारा प्रूफ, तो वर्ल्ड कांग्रेस में सबने कहा भाई ये तो अद्भुत शहर है, सब चीज़ यहाँ छिपी रहती है, दूसरे रूप में कहते हैं। तो ये पहला प्रयास था जब एकदम वैज्ञानिक ने ये शुरू किया था। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक बहुत छोटा सा ग्रुप है, साइंटिस्ट ग्रुप था। ये काम था यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो, MIT मैसाचुसेट्स से, नासा और नेशनल साइंस एकेडमी द्वारा स्पॉन्सर था। मैं भी उसमें ये किसी एक व्यक्ति कभी नहीं कर सकता जो कह रहा है हमारे समझ से वो गलत कह रहा है कि मैं काशी का जानता हूँ, काशी का किया हूँ। भाई एक छोटा सा अंग हम भी हैं, हम भी कर रहे हैं, सब अपने अपने ढंग से कर रहे हैं। ठीक है, मैं उसमें सहायक रहा, मैं आज ज़्यादा बता रहा हूँ तो आप हमको क्रेडिट मान रहे हैं, ये आपकी है, लेकिन मेरी ऐसी कुछ। तो ये नापक ये पहला प्रयास था। फिर उसी काल उससे थोड़ा और पहले हुआ था, लेकिन उसको जियोमैग्नेटिक सर्वे नहीं था, पंचकोशी का। वो सबसे पहले 78 में नील गुस्सो, जिनका मैंने नाम लिया, जिनको मैं अपना आदि गुरु मानता हूँ, जब यात्रा किया तो उन्होंने जर्मन सीट से वो मैप ले करके, यहाँ की नहीं बहुत हाई रेजोल्यूशन के जो मैप थे उस पर प्लॉट किया गया। प्लॉट करके जब मिलाया गया तो उस समय तो क्रूड मिलाया गया, क्योंकि उसमें वैज्ञानिक नहीं मिले। तब मिलाने पर भी ये सारी लाइनें उस तरह आने लगी, खास कोण पर बनने लगी। तो यह तो पता चल गया कि कुछ यहाँ रहस्यमय है, जरूर है। नील गुस्सो का और भी शहरों पर काम है, उसमें कई लोग और आए, तो सभी लोगों का कहना था एग्जैक्ट कैसे हो सकता है। तो ये बातें जो है 95 से शुरू होती है 2000 तक, मैंने 5-6 साल के अंतराल में लगभग यहाँ के 1200 मंदिरों का सर्वे किया हुआ। जियोमैग्नेटिक सर्वे करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे उसको कहते हैं। राडार सिस्टम से वो वाशिंगटन से कंट्रोल हो रहा है, लेजर बीम से नापा गया। तो इससे अब इसको मिलाया गया कि ये भूगोल केवल नहीं है, इसीलिए शुरू में ही कहा काशी मैं आपको बनना है। तो ये भूगोल का एक नक्शा हुआ, मेजरमेंट किया, मेजरमेंट्स हुआ तो एस्ट्रोफिजिक्स आ गया। आपने इतिहास और पुरातत्व से उसको जोड़ने की कोशिश की तो इतिहास भी आ गया, संस्कृत साहित्य भी आ गया। बीच बीच में कई जगह लोग गाली या कोड वर्ड ऐसे ही बोलते थे, मजा लेते थे, तो हुआ कि भाई ये तो बकवास है। जब उसको फिर मिलाया गया साहित्य से, भारतचंद्र जी का साहित्य भरा है इस पर, तो लगा कि यह भी एक कोड है। जैसे शिव के साथ शिव को गाली दे रहे हैं शिवरात्रि के दिन वाणी में, तो हम लोग कहा ये तो अपशब्द है। जब पता किया, धीरे धीरे उसको समझ में आया, साहित्य से भी मिला है, तो पता चला नहीं भाई वो इतने करीब दोस्त आज हो गए हैं, तो गरियार यहाँ दूसरे दिन महादेव हो गए। तो यह जो एक साइकोलॉजिकल डायमेंशन आ गया कि साइकोलॉजिकली देवत्व को अपना इतना करीब समझ लेना, जब हम बहुत क्लोज होते हैं तो गाली यूज करते हैं। तो नील गुस्सो का कहना है कि वो तो दुनिया के आचार्य हैं, बहुत बड़े आचार्य हैं, इसलिए उनको हम आदि गुरु मानते हैं। उनके अंदर में मैंने 27 साल काम किया है। उनका कहना दुनिया में कहीं नहीं है, सब जगह अलगाव है, लेकिन यहाँ इस तरह इतना करीब भी हो जाना देवत्व के, और दूसरे दिन जब मुहूर्त बदला तो कहा तो महादेव हैं, वो सबसे बड़े आप हैं, कल गरिया रहे थे। तो यह जो मिलन है मनुष्य की उस साइकोलॉजी का, यह जो मनोविज्ञान है मस्तिष्क में कि प्रकृति की शक्ति को हम आत्मसात करके देवत्व को प्राप्त कर लें, इसका अद्भुत उदाहरण है काशी और काशी की परंपराएं। अब आगे इसी को बढ़ाइए। ये जो चीज़ें यात्राएं हैं तो उसमें कथाएं जुड़ी हुई हैं। उन कथाओं को इन लोगों ने डिफरेंट तरह से थिएटर के माध्यम से, रंगमंच के माध्यम से शुरू कर दिया। कहीं दुनिया में नरसिंह लीला नहीं होती है, हनुमान लीला नहीं होती है। यहाँ सब लोग क्या जानते हैं, रामलीला केवल जानते हैं। यहाँ रामलीला भी होती है, कृष्ण लीला भी होती है, नरसिंह लीला होती है, विष्णु लीला होती है, वामन लीला होती है, 27 तरह की तो लीला होती है, हो रही है, छोटे या बड़े स्तर पर चल रही है। तो कम से कम 500 सालों का तो इतिहास सही है जो चली रही है। तो उसमें किया ये कि
जो शक्तियाँ, जो जैसे हमने बात किया पंचकोशी की बात किया या काशी की बात किया, तो उनको जो कथाओं के माध्यम से, रंगमंच के माध्यम से ऐसा कर दिया कि कोई ये नहीं, उस पर तर्क नहीं करता है, वो वही बन जाता है। जैसे अभी रामनगर लीला अभी समाप्त हुई है, अभी 1-2 दिन और चलेगी, उसमें जाइए और आप समझने की कोशिश करिए। तो जिसे नेमी कहते हैं, मैंने उसने श्रद्धा से जाके लिया है, तो वह जो है वो ये नहीं कहता है कि ये राम जी बने हुए हैं, नहीं, राम के स्वरूप है। और जब शुरू हो जाएगी, स्वरूप पहले कहेगा, अच्छा। और जब लीला शुरू हो जाएगी, हम लोग टेस्ट किए हैं, अभी एक स्कॉलर उस पर काम कर रहे हैं, आके हमारा इंटरव्यू ली, कैसा नहीं आप पहले कैसे लिखे थे? हमने कहा मेरी उम्र इतनी मैं देख चुका हूँ। तो वो कहते हैं राम ही है। जब शुरू हो जाएगी, पहले वो नहीं था, स्वरूप था, और जब वो शुरू हुआ तो पैर छूके, राजा भी पैर छू रहे हैं। विभूति नारायण जी, प्रभु नारायण सिंह का तो इतिहास है कि पहले दिन आके एक सिक्का रख के चरण छूते थे। तो यह जो जीवंतता का स्तर है, स्टेज में डाल देना, तो रंगमंच भी आ गया इसमें। तो एक और अध्यात्म शुरू हुआ, जमीन पर भूगोल शुरू हुआ, कथाओं और लिटरेचर से इतिहास शुरू हुआ, और फिर अब जरा पुरातत्व पर भी आ जाएंगे। पुरातत्व पर आए तो सबसे पहले A.K. नारायण साहब का को ये क्रेडिट दी जाती है 1957 में। उन्होंने करीब 4 वॉल्यूम में वो है एक्सकवेशन ऑफ राजघाट। वो पहला प्रयास था इस तरह के कि यहाँ के पुरातत्व को समझा जाए जो राजघाट पर देखा गया। तो मैं लास्ट उसका सुना रहा हूँ आपको। तो चौथे में जो चौथा है इंडेक्स है और कंक्लूजन है, उसमें उन्होंने एक बनाया, स्केच बनाया जिसे हम पुरातात्विक लेयर्स का स्ट्रेटिग्राफी कहते हैं। तो डिफरेंट लेयर कैसे कैसे हैं बनाया। तो उसमें उन्होंने ये लिखा कि कहीं भी ब्रेक नहीं हो, जैसे कोई चीज आके गैप हो जाती, कोई गैप नहीं है, वही लेयर दूसरे में मिल जा रही, फिर मिल जा रही, फिर मिल जा रही। तो उन्होंने उस समय के अनुसार जो डेटिंग किया, तो वो डेट लगभग 800 से 900 ईसा पूर्व से लेके 12वीं शताब्दी तक, यहाँ 1200 तक आती है। 1200 काल जो है ये गढ़वालों का खत्म होता है, 1196 में उनकी डेथ होती है, कत्ल कर दिए जाते हैं। तो उन्होंने वो डेट दिया और उसके आधार पर उन्होंने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लिखा काशी इज द एंशियंट मोस्ट लिविंग सिटी इन द वर्ल्ड। माने जैसा कि आपने शुरू में प्रारंभ में कहा कि सबसे जीवंत नगर है, तो ये शब्द जो है 1957 का A.K. नारायण साहब का, अवध किशोर नारायण साहब का। नारायण साहब आइंस्टाइन वाले जो चेयर प्रिंस्टन ऊपर रह चुके थे, इसी हिंदू विश्वविद्यालय में 20 साल तक अध्यापक भी रहे थे। अब जरा इसकी एक बात जोड़िए, इसको वैज्ञानिक कैसे प्रूव करें। तो ये आर्कोलॉजिकल पुरातत्व के आधार पर इसको पूरा करने में लगभग 27 साल लगे। 1977 में रॉबर्ट C. हाइट साहब जो अब नहीं है, मैं बहुत लोगों का एडाप्टेड शिष्य हूँ। मैंने सीधे कोर्स नहीं किया, लेकिन उनके साथ ट्रेनिंग लिया। तो वो हमको तुरंत मानते थे, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया काशी पर कुछ कीजिए। उन्होंने विश्व के 20 महानगरों पर, प्राचीन नगरों पर काम किया था। तो वो आए, सॉइल केमिस्ट्री के बहुत बड़े आचार्य थे, यूनेस्को के प्रोफेसर थे, स्पेशल उनकी जहाजें थी। आए, नापे, फिर वो बहुत प्रसिद्ध जर्नल, जो विज्ञान का सबसे ऊंचा जर्नल 2 है, बायोलॉजिकल साइंस का नेचर है, फिजिकल साइंसेस का नाम ही है साइंस। साइंस में 1977 में वो पेपर छपा जिसमें 20 महानगरों का, एंशिएंट नगरों का वो कर्व निकालते हैं सॉइल फास्फेट के चेंज के आधार पर। और उसमें जो प्लॉट किया, तो जो कर्व प्लॉट हुआ, कहीं गैप नहीं, स्ट्रेट हुआ है काशी का। तब वो लिखते हैं, उस पर हेडिंग है, वो जो उनका छपा हुआ लेख है, पहला ही लाइन है, ये समर्पित है उस ग्रेट स्कॉलर को, A.K. नारायण को, जिन्होंने केवल पुरातत्व के माध्यम से यह चीज की, लेकिन आज विज्ञान के माध्यम से थोड़ा सा उसमें परिवर्तित किया जा रहा है, लेकिन मूल तत्व वही है। काशी इज वन ऑफ द एंशिएंट मोस्ट लिविंग सिटी इन द वर्ल्ड। काशी विश्व के महान जीवंत शहरों में एक है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता है विज्ञान में कोई चीज अंतिम सत्य लिख दिया जाए। लेकिन यहाँ सामान्य स्तर पर सभी लोग कहते हैं सबसे अधिक है, ऐसा नहीं है, और भी हैं ऐसे 10 शहर हैं। तो ये जानना चाहिए। अब यहाँ प्रश्न ही उठता है, तब काशी की क्या विशेषता जब और भी है? इसका जवाब नील गुस्चो देते हैं।
नील गोस्वामी का ये कहना है कि मात्र एक ऐसा शहर है जो 3 बार एकदम बर्बाद हुआ। तीसरी बार तो औरंगजेब वाला आता है 1669 से 3 साल के भीतर। यहाँ सियार घूम रहे थे, गंदे लाश घूम रहे थे, एकदम सब खत्म। बिल्डिंग्स तो रही नहीं है, शिवलिंग से क्या दब गए नीचे, लेकिन ऊपर बिल्डिंग नहीं रह गए। तो फिर जब सिटी बनना शुरू किया तो 18वीं 17वीं के अंत में शुरू होता है, 18वीं में पूरा रिक्रिएट हो जाता है। तो नील गोस्वामी का ये कहना है कि भाई पुरानी जितनी भी चीज थी, परंपराएं थी, सभ्यताएं थी, धार्मिक क्रियाएं थी, पूजा पाठ थी, सभी उस तरह से अलाइव हो गए जो कोई कल्पना नहीं कर सकता कि कभी लाश में हुई थी। यह कहीं नहीं है। उनका कहना है कि दुनिया में 40 साल तक अध्ययन तो मुझे पता चला सब जगह प्रमाण है, ये लाश हुआ है, यहाँ खत्म हो गया, यहाँ फिर पुनर्स्थापित हो गया, पुनर्जीवित। लेकिन इस शहर में कब होके वही उसी मय हो गया। तो यह शब्द जो है काशीमय था, काशीमय रुका और फिर काशीमय हो गया। तो यह जो खासियत है काशी की, नील गोस्वामी कहते हैं कि दुनिया में कहीं नहीं। तो इस तरह से यदि मिलाएं तो ये विभिन्न स्तरों पर जब हमने बात की आपको, तो इसको मिलाकर कहेंगे। अब एक शब्द में इसको कहा जाए वैज्ञानिक तरीके से, तो ये कहा जाता है यथा नामो तथा गुणा। जैसा आपका नाम है उसी के अनुसार आपका चरित्र विशेषताएं हैं। तो काशी के लोगों ने कहा कि यहाँ काश नाम की घास होती थी, जो आज भी मार्कंडे महादेव के पास में मोती के तट पर सफ़ेद चमकती, जिसको चमक चांदनी भी कहते हैं। मैंने करीब जाएंगे तो आँख पर ऐसे चौक जाएंगे, आप इतनी चमक होगी, तो उसका नाम काश है, संस्कृत नाम काश है। तो ये काशी क्षेत्र में था, इसलिए उसका नाम काश पड़ा। दूसरा कि काशी नरेश का किंगडम था, जो महाभारत में वर्णन है कि वहाँ की कन्याओं को ले गए, विश्वविद्यालय ले गए, लेकिन कौन काशी है ये तो नहीं पता है, यहाँ की कहाँ थी ये नहीं पता है, क्योंकि 800-1200 BC ईसा के पूर्व के अभी वैज्ञानिक प्रमाण सीधे नहीं है। तो उसमें एक शब्द आया काश्या इति काशी, जहाँ कॉस्मिक लाइट, ऑफ ट्रांसलेशन साइंटिस्ट कर रहा है, धार्मिक वाले विद्वान नहीं और आर्कियोलॉजी वाले नहीं। तो किम बालविल ने कहा कि नहीं, इसका लिटरल अर्थ तुम हमको बताओ, हमें तो नहीं आती संस्कृत। तो हमने कहा इसका ये मतलब हुआ कि ब्रह्मांडीय जो प्रकाश को प्रकाशित करे वो काशी है। तो कई शाब्दिक अर्थ ये है, हमने कहा व्याख्या कई तरह से, लेकिन शाब्दिक तो ये हुआ। काश्य मतलब होता है, पतंजलि सूत्र से देखा तो काशमास होता था, ब्रह्मांड में। बस 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 हो गया सीधा। जो 84 कोशी ऐसे नाप करके गोला था, तो वही तो काश्य है। पूरा ब्रह्मांड गोल है, उस गोल पर पृथ्वी पर उतारा उसको, उसके भीतर जो होगा काशी क्षेत्र हो गया। तो यह जो वैज्ञानिकता से बाद में ये प्रूफ हुआ कि हमें डी कोड की जरूरत है। बहुत सारी चीज़ें जो हम कहते हैं, जैसे एक और दूसरा उदाहरण इससे देखिए, जैसे ये कहते हैं कि मैंने यहाँ कण कण में शिव है, तो शिवरात्रि के दिन, अब तो नहीं, मैं बहुत पहले की करीब 40-45 साल पहले ये मार्क किया हूँ, जिसको हम लोग फोटोग्राफी किए थे, शुरू वर्क कर रहे थे। तो देखे कुछ बूढ़े लोग जमीन पर ऐसे, वो गंदगी है चाहे वह मैला है, कुछ भी ऐसे करके माथे पर लगा रहे हैं। तो कोई कह रहा पागल हो गया है, दिमागी ठीक नहीं है। लेकिन जब मैं ये कथा सुनी गई कि कण कण में शिव का वास है, तब ये हुआ कि भाई इसकी व्याख्या होनी चाहिए। तो पता ये चला कि वो तो उनको ये उन्होंने दिया था वरदान के रूप में। विष्णु को जो वरदान दिया था तो कहे कि मैं स्वयं तो नहीं रह सकता, हर कण में निवास करूंगा। तो फिर हुआ, तब अब जरा विज्ञान से इसको देखिए। तो विज्ञान से जब नापना शुरू किया, जब जियोमैग्नेटिक सर्वे हमारा चलता है 1993-94 से 2000 तक चलता है, 1000 के शुरू में तो खत्म हो गया, उसके बाद कोई हुआ नहीं काम। तो अभी पता चला कि हर कण में कहीं न कहीं शिवलिंग दबा हुआ है। अच्छा, ये कोई नहीं जानता कितना है, अभी तक कोई नहीं है बता दे कि काशी के मंदिर कितने हैं। हम लोगों ने 21 का सर्वे किया है, दिव्या गुप्ता इंटेक की प्रोजेक्ट चली तो उन्हें 2500 कर दिया। हमने कहीं नहीं लिखा कि टोटल है, ये लगभग मुख्य है। इसका मतलब है, तो वह बात जो है कण कण में शिव है ये। अब इसी को जरा उपन्यास के माध्यम से आएंगे, शिव प्रसाद रुद्र जी का लीजिए या शिव प्रसाद सिंह का ले लीजिए, ये दोनों
मैंने काशी के इस माने में पड़ता, मैं काशीनाथ जी की बात नहीं करता, वो आधुनिक चीप वाली बात है। तो वो बात ही बताते हैं कि मैंने जो यह प्रथा है इस तरह चलने की शिव की, तो पूरा जो है शिवमय है, शिव ही लेटे हुए हैं, उसको उन्होंने कथा के रूप में ढाल दिया। तो हम लोगों ने मिलाया कि भाई ये तो वही बात है जो सामान्य लोग कहते हैं। हमने जो नापा तो हर जगह वो फोर्स कमी नहीं हो रही है, जीरो होनी चाहिए ना भाई। यदि गैप है तो जीरो होना चाहिए या एक होना चाहिए मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक तो हो ही नहीं रही है वो। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब कहीं ना कहीं छोटा या बड़ा कुछ तो है ही है। तो कितने हैं भाई? तो ये अनंत है। तो ये किसने बनाया है? कोई उत्तर नहीं है, केवल हम मान बैठे हैं, हमारी मान्यता है, आस्था है। तो इस सबको मिला के एक और रूप बनता है काशी में। जैसा कि आप शुरू में कहे कि सबसे प्राचीनतम, फिर कहेंगे कि यहाँ सारा विश्व का भी है। तो विश्व का हो चाहे नहीं कर, 14 क्षेत्र तो बनते हैं जो पूरे भारत को प्रतिनिधित्व करते हैं। तमिल क्षेत्र में हनुमान घाट के भीतर वाला चढ़िए तो टक्कर बड़ा एग्जैक्ट वो तमिलियन बोल रहा है, बगल में चले जाए तो तेलुगु बोल रहा है, फिर जो सिंधी वाले इलाके से तो पंजाबी बोल रहा है, ललिता घाट के भीतर वाले कुछ फैमिली में ले तो प्योर नेपाली बोल रहा है। तो काशी क्या है? काशी तो है नहीं कुछ। तो काशी है क्या? समस्त भारतीय रूप को जोड़ करके जो बना वो है काशी। तो वह जो शब्द है काशी है, काशी केवल धरातल पर नहीं है। ये हमने उदाहरण दिया भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर। अब जरा तीर्थ का जो सबसे प्रमुख है काशी का क्या है? इसको तीर्थराज शब्द इलाहाबाद के लिए प्रयोग, प्रयागराज के लिए प्रयोग, साहित्य में प्रयोग, लेकिन प्रयोग में तीर्थराज कौन है? काशी है। सबसे प्राचीनतम वर्णन प्रयागराज का अथर्ववेद से शुरू होता है, पूरी किताब इसमें लिखी गई है। तो कम से कम 1400 से 1600 ईसा पूर्व वो था, जबकि काशी का अस्तित्व नहीं था, केवल आर्कियोलॉजिकल था। तो यह कब हुआ? 5वीं 6वीं शताब्दी में एकाएक ऊपर हो गया, और इसका वर्णन ये किया गया कि तीर्थराजों का भी तीर्थराज है। तो कैसे होगा भाई? तब हम लोगों ने एक इसका सर्वे शुरू किया, भौगोलिक सर्वे किया। ये पाया कि अभी और भी होंगे 212 जो भारत स्तर पर साहित्य में, संस्कृत में वर्णन है। तीर्थ कोई भी ले लीजिए आप, चाहे चारों दिशाओं वाला ले लीजिए, 4 धाम ले लीजिए, सप्तपुरी ले लीजिए, 64 वैष्णवों की वार्ता ले लीजिए, चैतन्य का लीजिए, शंकर दिग्विजय ले लीजिए, नारायण यात्रा ले लीजिए, कोई ले लीजिए, सब यहाँ है। सबका मिनिएचर फॉर्म है। तो मिनिएचर का मतलब हम लोग इंग्लिश में लोग कर देते हैं कि रिप्लिका या डुप्लीकेट, ऐसा नहीं है। ये न तो डुप्लीकेट है न तो रिप्लिकेट। इसका ये शब्द है जो हमारे यहाँ शब्द है प्राण प्रतिष्ठा। तो उसमें उस रूप में ले आके मूल के प्राण की शक्ति को यहाँ डाल दिया। इसलिए काशीवासी जो मान्यता मानते हैं, और जो जैसे बाल के मुड़न का है कि देवी के यहाँ कराएंगे, विंध्याचल नहीं गए, तो आप एक शर्म से कहेंगे गलती करें, पाप हो रहा है। नहीं, विंध्याचल यहाँ है, और वही मानता है इनको। तो इसको जो है इस रूप में ढाल देना, तो कोई नाम, जैसे आप लीजिए, कोई नाम लीजिए, भारत में प्रसिद्ध तीर्थ का नाम लीजिए, ये तो कोई एक नाम लीजिए ना, रामेश्वर या 4 रामेश्वर। सबसे जो महत्वपूर्ण एकदम उसी तरह से है वो रामेश्वर जो है पंचकोशी यात्रा पर तीसरा पड़ाव, वरुणा नदी कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो वहाँ संकल्प लिया जाएगा, तो वो जो है गंगा सागर के तट पर बंगाल की खाड़ी का संकल्प होगा। अच्छा, जो फल वहाँ मिलेगा वही यहाँ मिलेगा। तो हम लोग जब कर रहे थे फिल्मिंग तो एक से पूछ लिया तो पहले गाली दिया हम लोग, माँ बाप की सुनाया। बाद में जाना क्या वो आचार है, अब उसको पता था कि किसी ने इसका सर्वे करके चित्र बनाया, तब तक मेन पंडित जी आए, वो कहे देर हो रही, चलिए प्रसाद ग्रहण की। तो उस व्यक्ति को हुआ कि ये तो वही आदमी है, वो बड़े क्षमा मांगे। तो कहे हमने इसलिए कहा कि आप हिंदू होकर ये नहीं जानते कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ गंगा जहाँ मिलती है वो सब यहाँ आ जाती है। तो यह जो आस्था का इतना बड़ा प्रतीक है, तो रामेश्वर, तो वरुणा नदी समुद्र का तट हो गया। सीढ़ियों में 21 ऐसे पट, वहाँ के 21 कुएं हो गए, 21 बार छिड़का जाएगा। वहाँ जो है ऐसे क्रॉस नहीं किया जाता, ऐसे होता है, पूरा क्रॉस नहीं करते।
क्योंकि भगवान राम क्लास के आप नहीं करेंगे। तो ऐसे ऐसे और जगह आप कर लेते हैं, रामेश्वर में नहीं कर सकते। तो ऐसे ही आप ऐसे 7 बार करेंगे। गए आए वहाँ के मूर्ति को यदि विधिवत आप कर रहे हैं तो जो पानी जहाँ से निकल रहा है यहाँ से उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। तो गए, प्रणाम किए, लौट आए, फिर गए ऐसे। तो हूबहू वही प्रथा है। अब जो वहाँ के पुजारी हैं, मुख्य पुजारी जो हैं अभी जीवित है। परसों हम गए थे तो हम संजय तो ऐसे पड़े हुए खाट पर आलस थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो हम दूर से ऐसे प्रणाम किए। तो अपने लड़के थे उनके, वो भी बूढ़े हो चुके हैं 90+ में। तो धीरे से कहो पूछो राणा बाबू है क्या? तो बुला के कहे कि अरे पिताजी आपको पहचान गए। तो हम जाके प्रणाम किए। अरे बच्चा कब मिले थे? हमने कहा 11 साल पहले मिले थे, 11 साल से मैं आया नहीं था। तो यह जो वो जो पंडित हैं वो रामेश्वर के मूल जो पंडित जहाँ से आए वहाँ से जुड़े हुए हैं। तो केवल प्राण प्रतिष्ठा ये भौतिक रूप में नहीं है, सांस्कृतिक रूप में भी, सामाजिक रूप में भी। और जो वहाँ से कोई आएगा तो उन्हीं मंत्रों से उनकी पूजा करा देंगे। ये विशेषता है। तो ये कैसे आप कहें कि डुप्लीकेट, रिप्लिका भी नहीं है। और इसके लिए डायना एक को क्रेडिट है कि उन्होंने एक शब्द दिया, उन्होंने शब्द दिया, उसकी व्याख्या किया, स्पेशियल ट्रांसपोजिशन, अर्थात प्राण शक्ति को एक दूसरे स्पेस में ट्रांसफर करके उसी को उसी रूप में बना देना। ये काशी की एक विशेषता। और भी जगह है लेकिन काशी में भरा हुआ है। जैसे 4 रामेश्वर है, कौन रामेश्वर है? एक रामेश्वर जो है यहाँ जाएंगे तो ये मान मंदिर घाट के गली में है। तो वो अंतर्गृह यात्रा वाले हैं, फिर बहिर वाले यात्रा में, पंचकोशी वाले यात्रा में। तो जिस यात्रा सब एक एंगल पर, एक खास कोण पर जुड़े हुए हैं। ये बात बाद में प्रूफ हुई। तो केवल स्थान ही नहीं दिया बल्कि उसका मिनिएचर फॉर्म दिया। जैसे हमने कहा वरुणा का जो है बंगाल की खाड़ी बन गई, गंगा सागर के रूप में बन गई। उसमें 21 वहाँ कुएं में स्नान करना पड़ता है पूजा। यहाँ 21 बड़ी सीढ़ियों का पटल है। तो आर्किटेक्चर शिल्प से उसको संक्षिप्त किया, विधिवत किया और सेटिंग इसको हम कहते हैं कि पूरा जब मिला लीजिए, उसको फोटो लीजिए, ओरिजिनल का लीजिए और उसकी डिजाइन मिलाइए, रिड्यूस कीजिए तो मिल जाएगा। तो यह प्रथा जो है नील गुस्सों का कहना है कि 50 शहरों का अध्ययन करने के बाद सब में 1-2 है, या तो अनगिनित। किसने ये सोचा? तो नील गुस्सों तो कहते हैं आदमी के बनाया है ही नहीं। सचमुच कोई सी उम्र थे, उनको कोई शक्ति तो वही प्रेरणा देके कराते थे। तो आज भी ये कथा है। जैसे पंचकोशी में जो संकल्प लेके पूजा करते हैं, तो हमने जब इंटरव्यू लिया आप कैसे पूजा करते हैं, हम कहाँ कर रहे हैं, रिकॉर्डेड है हम कहते कौन कर रहा है? तो वो तो करवा रहे हैं तब हम कर रहे हैं, ऊपर चल रहे हैं। और कहे हर हर महादेव कहेंगे, पार्वती संगे वो संग चल रहे हैं। तो यह जो दृष्टि थी, लगता है कि ये कपोल कल्पित कथा है, इसे हम कहते हैं इंग्लिश शब्द इसके लिए कि अवेकनिंग द सुपर कॉन्शियसनेस। आपकी चेतनता जो ब्रह्म चेतनता है उतनी जागृत है कि उसमें वो ब्रह्मांड के रूप को देखते हुए आपके भीतर आ रही है, आप उसको कर रहे हैं। तो कर रहे हैं, धार्मिक क्रिया लग रही है, लेकिन इसके पीछे पूरा जो है मनोविज्ञान छिपा हुआ। तो एक दूसरी ये प्रथा है कि इस तरह से मिनिएचर का बनाना। जैसे यहाँ विश्वनाथ जी कितने हैं? एक ही है, 5 तो है। काशी विश्वनाथ जी मालवी जी वाले नहीं हैं, करपात्री जी वाले नहीं हैं। तो यहाँ जो है ये लोलारकुट के भूतर एक पंडित जी क्या नहीं है। फिर सर्वेश्वर महादेव जो गोयनका बिल्डिंग में स्कूल के 80 घाट के भीतर है, हम लोग तो कभी नहीं जाते थे, वहाँ रहते थे पहले, तो कभी नहीं जाते थे विश्वनाथ। 1-2 बार हम जीवन में गए, वहीं जाते थे। क्यों? तो दक्षिणी से विश्वनाथ यही संकल्प ले लिए हो गए। सब पूजा पाठ रुद्राभिषेक वहाँ हो रहा है विश्वनाथ जी के नाम। तो इसका क्या अर्थ हुआ? यही है इसकी ये विशेषता, जहाँ जिन परिस्थितियों में आवश्यक हुआ वहाँ उस रूप में वो फिर प्रकट करा देना अपनी चैतन्यता और श्रद्धा से, और वो प्रकट हो गए।
ये तो सब यही कहना है। मस्तिष्क और हृदय आपको कितना जुड़ गया और हो गया। तो यह एक दूसरी है जिसे हम स्पेशल ट्रांसपोजिशन हमने काम बताया आपको। और एक लास्ट बात ये होगी कि यात्राओं के संदर्भ में ये कहें कि विश्व में मैंने कई देशों में यात्राएं की हैं, इसी में जीवन लग गया है। सबसे बड़ी दुनिया की 3 यात्राएं हैं। पहली यात्रा है संटियागो दे कंपोस्टेला जो स्पेन और फ्रांस में चलती है, वो 1 महीने की यात्रा है, 2000 किलोमीटर की यात्रा है और दुनिया की सबसे बेहतरीन यात्रा है। कहीं आवाज़ नहीं होगी, हेलीकॉप्टर भी चल रहा है, कार भी चल रही है, पैदल भी चल रही है, हर जगह ऐसी व्यवस्था है सोच ही नहीं सकते। और वो इकॉनमी का बेस है वहाँ, उस क्षेत्र की पूरी इकॉनमी उस पर डिपेंड कर। दूसरा जो है सिकोकू में है, जो लगभग 1800 किलोमीटर चलती है। उसमें कई जगह पहाड़ों पर हैं जिसमें आसानी से नहीं चढ़ सकते, रोपवे बना हुआ है, स्पेशल हेलीकॉप्टर सर्विस है। जैसे मैं नहीं जा सकता था, मेरा पैर भी खराब हो गया, पहले का ही है, तो उन लोगों ने, मेरे मित्रों ने कहा कि नहीं, ये यात्रा जब आप कर लिए हैं, आपने इतनी जापान की मदद की, क्यों नहीं करें, हम लोग व्यवस्था की है। और तीसरी जो यात्रा इस तरह की वो पंचकोशी यात्रा है। तो कुल लगभग 22 महानगरों में जो इस तरह के सांस्कृतिक नगर थे, पंचकोशी यात्रा हुई भारत में। लेकिन जीवंत रूप में आज भी उसी रूप में है तो वो पंचकोशी यात्रा काशी की। जैसे लोग कहते हैं 12 ब्रज यात्रा है, नापे हैं क्या, आप मिलाए हैं क्या, देखे हैं लिटरेचर 90% चेंज हो चुकी है, करप्ट हो गई है, कुछ नई चीज़ें जोड़ दी, सब संख्या गड़बड़ हो गई। उसमें 84 होने चाहिए, 127 कहाँ से आ गए? तो कुल जोड़ के रूट बदल गया, बिल्डिंग बदल, यहाँ नहीं है, स्थान जो के त्यों है। अच्छा। जो अभी मैं 3 दिन पहले गया, मैं बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो नया आया है टूरिज्म का विकास और धार्मिक संरक्षण के नाम पर एकदम काफ़ी जगह चौपट किया गया है, लेकिन स्थान वही है, मुख्य मूर्ति वही है, मुख्य वाली बिल्डिंग जो के त्यों है, तो कम से कम यह बचा है। तो ये पंचकोशी। अब ये उठता है कि हमारे यहाँ माना जाता है पंचकोश से क्षितिजल पाव का गगन समीरा, ये है ना, पंचतत्व मिला तो इन 5 तत्वों को बदल दिया रूट में। सबसे पहले जो बाहर हुआ स्काई है, वो है 84 कोशी यात्रा, उसके भीतर पंचकोशी यात्रा, उसके भीतर नगर परिषद यात्रा, उसके बाद विमुक्ति यात्रा, उसके बाद अंतर्गृह यात्रा, 5 हो गए। आज सब शुरू कहाँ होंगे? विश्वनाथ जी पर संकल्प लेंगे। तो विश्वनाथ जी का नहीं है वो जो सामान्य कहते हैं, वो ज्ञानवापी का है, ज्ञानवापी का है, वो प्राचीन तो प्राचीन आज भी है। तो संकल्प लेना, संकल्प छुड़ाना, दोनों वही। अब देखिए अंगूठी की बात ऐसे घूम रहा है सारा, ऐसे नीचे सब सटा हुआ है, सब ज्ञानवापी पर, और सब जो है क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, और सब पर जो संख्याएं हैं वो सभी जो है वैज्ञानिक विधा पर आधारित है। जैसे पंचकोशी पर 108 है, 12 × 9 स्पेस टाइम का इंटीग्रेशन, 108 शिवलिंग या मूर्ति या जो भी कहिए, कुल मुख्य तो शिव का ही है ना, शिव है या उनके परिवार हैं। अच्छा देलई विनायक में तो गणेश है, तो गणेश भी जो बोल रहे हैं शिव के नाम पर बोल रहे हैं, तो शिव और उनका परिवार। और टेक्स्ट में दिया हुआ है, क्रम दिया हुआ है, और हम पाते हैं कि 16वीं शताब्दी का 1528 का ग्रंथ है, मराठी ग्रंथ है ताजुब है, उसमें इस क्रम में पूरा वर्णन है, रिपीट है। हमारे पास तो ये टेक्स्ट है, बिना उसको हम लोग काम नहीं कर सकते। तो ये भी है कि आप देखिए कि 15वीं शताब्दी में कुल मूलों का जो कुछ हुआ, बिफोर औरंगजेब भी ये सारी परंपराएं स्थापित हो चुकी थी। तो औरंगजेब के लाश के बाद वही दिन शो का कहता कि ये अद्भुत है कि इतने लाश के बाद जो को तो कैसे बना दिया। तो हिस्टोरियन कहते थे यहाँ मूल कोई चीज़ नहीं है। तो 2 बातें थी, एक तो उनमें धार्मिक आस्था नहीं थी, अधिकांश इस तरह हिस्टोरियन में। दूसरी जो उन्होंने किया केवल फिजिकल सर्वे किया, भौतिक रूप में किया, उनका साइंटिफिक तो नहीं किया। जब हम लोग का सर्वे जिसमें मैंने काम किया, जो स्पेस मेजरमेंट का सर्वे था जो नासा इत्यादि से स्पॉन्सर्ड 7 साल तब सबसे बड़ी ताज्जुब बात हुई कि एक भी साइट हम लोग नहीं पाए जो ओरिजिनल से हटा हुआ। अच्छा। बिल्डिंग सब नहीं है, अगल बगल का स्ट्रक्चर नया है, भीतर का गर्भगृह भी तुड़ा है, लेकिन मुख्य मूर्तियाँ वही है। यदि वही नहीं है तो एग्जैक्ट वही वैल्यू क्यों आ रहे हैं?
और जब नापा तो इसको हम कहते हैं करस्पॉन्डेंस अलाइनमेंट, माने पूर्व से दक्षिण दिशा में इतने कोण पर यह लाइट इतने बजे मिलेगी, ऐसा वर्णन है। अच्छा। तो जब नाप के देखा तो जो को तो एग्जैक्ट वही हुआ। फिर यहाँ से उत्तर दिशा इतने डग पर जाइए तो ये मिलेंगे, ये वर्णन है। ये वर्णन 10वीं 11वीं शताब्दी के पहले का, नापा तो जो को तो इस तरह से हम लोगों ने 1200 मंदिरों का सर्वे किया। लगभग है कि 99% वो सभी स्थान और मूल लिंग वही है। अब यहाँ लास्ट एक प्रश्न ये उठता है, तो ये विश्वनाथ जी तो ये है नहीं, ये तो अहिल्याबाई वाला है। कौन बताया कि अहिल्याबाई वाला है? क्या प्रचार तंत्र नहीं है? ये भी तो प्रचार तंत्र। अभी रिसेंट जो किताब आई पिछले साल है, विजय राणा जी की, जो नाम इंडियन है लेकिन बड़ी से सेटल है, उनका परिवार बहुत पहले और धार्मिक है। हर साल 15-20 दिन के लिए आते हैं, 30 सालों से आ रहे हैं, तो पूरी काशी यात्रा करेंगे, पूजा करेंगे। तो उन्होंने जो कई चीज़ें ऐसी कलेक्ट किया, तो उसमें जब मिलाया गया तो उससे एक रिजल्ट निकला कि ग्वालियर स्टेट आप जाइए, जयपुर स्टेट जाइए, पुराने आर्काइव देखिए, खोजिए, तो पता ये चला कि ये जो कथा चलती है कि जब आक्रमण हुआ, विदेशियों ने ऐसे किया, तो जो पुजारी या पंडित ने शिवलिंग को उखाड़ लिया, उखाड़ के कोई में कूद के छिप गया, तो उनकी लाश मिलनी चाहिए थी। कोई तो कोई में तो लाश की कथा कहीं नहीं। फिर वो लिंग क्या हुआ, तो उस पर कह के पंडित कह रहे हैं कि इसमें छिपा है, धंधा कर रहे हैं कुछ, लेकिन है तो नहीं, तो गैर नहीं। अब एक इंस्क्रिप्शन मिला जो लगा हुआ है पंचगंगा घाट पर, ये कैसे ऐसे लिंग को बचाया जाता था। तो पंडित लेके किसी राजघराने में जाके दे देता था, और वो उसको गुप्त रूप में पूजा पाठ हो रहे, कहीं ओपन नहीं थे, लेकिन प्लेट पर पत्थर पर खोद देते थे, हम रहें या न रहें, ऐसा रहेगा। तो इसमें एक लिंग पाया गया पंचगंगा घाट पर। तो क्या विश्वनाथ जी का ये ग्वालियर स्टेट से नहीं होगा? क्यों आई अहिल्याबाई यहाँ बनाने? और अहिल्याबाई तो बनाई नहीं है जो आप प्रचार कर रहे हैं। ये तो मुख्य कार्य की उनका नाम हो, बनाना और सब कुछ अपना सेक्रीफाइस किया था, तो उनके ससुर ने, जिनकी मूर्ति भीतर है, जिसको ये लोग फिर कंफ्यूज करते हैं, कहते हैं कि ये महात्मा की है। महात्मा तो बगल में एक दाढ़ी वाला ही है, ये तो बिना दाढ़ी वाले बैठे हैं, वो कौन है? तो इनके ससुर ने ऑलरेडी किया था, मरते समय यही वचन दिया था जो अहिल्याबाई ने किया। अब जरा इन सभी तथ्यों को मिला के ऐसी कल्पना सोचिए, कहीं ये नहीं कि वही लिंग है जो यहाँ स्थापित है, पुनरुत्थित हो सकता है। तो यदि आप इन सब कथाओं को जोड़कर देखें तो हम ये कहना कि केवल अहिल्याबाई है, अहिल्याबाई द्वारा पुनरुद्धार किया हुआ यही प्राचीन शिवलिंग है। लेकिन जब एएसआई और खुदाई और ये मामला हुआ, और जब वो टैंक में एक लिंग मिला जिसमें सीमेंट और ये सब चक्र बना हुआ था, अब उसको कह दिया कि नहीं मूल ये है। तो माफ कीजिएगा, जो प्राचीन प्लान है तो चतुर्दिक प्लान है, उसमें तो 4 शिवलिंग है, तो उसमें से एक ये रहा होगा, क्योंकि उसकी क्वालिटी जो है, जो वर्णन होती है, जो वस्तुति है शिव की, वो इस पर बैठती है, अहिल्याबाई पर बैठती है। अच्छा। तो ये उस प्राचीन का एक भाग जरूर होगा, लेकिन मूल यही होगा, ये भी तो हो सकता है। तो ये मैं आपको बताया कि इस तरह से कितने कितने स्तर पर जैसे 56 बिना के आप करते हैं, 7 गुणे 8 7 कुंडली चक्रार्थ दिशाओं में 56, तो 22 और कौन है? 22 तो और है, और उसका भी बिल्कुल है विलुप्त। तो 2 ही मंदिर तोड़ा गया, वो विलुप्त है। अच्छा। वो भी कहीं न कहीं छिपे होंगे, या गंगा जी में फेंको, गंगा जी में सो रहे होंगे, लेकिन है सभी हैं, तो वो भी है। तो इसका अर्थ हुआ कि एक हुआ मूल रूप में जो है, जो न्यूमेरिकल सिस्टम से नाम के से जुड़े, दूसरे जो इनके सपोर्ट के रूप में उस तरह से है, जैसे हम सभी 56 बिना की यात्रा करते हैं, तो 22 तो और है, सब रिकॉर्डेड है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मकान और पूरा हमारे में छपा हुआ है, मैंने कटला की छापा है। तो ये इस तरह से बात लंबी हो गई है, लेकिन सबको मिला करके आप कहेंगे कि ये है काशी में जो ब्रह्मांड स्वरूप है। इसीलिए हमने अपनी 2 किताबें जो मेरी बाहर हैं उसमें लिखा है कॉस्मिक ऑर्डर, ये ब्रह्मांडीय रूप में है।
और कॉस्मस का मतलब फिजिकल कॉस्मस नहीं होता है, इसी से सब हुआ है, इसी से आप कॉस्मस भी जाने हैं। तो ये उससे भी बड़ा है और ये काशी में वही है। अच्छा, ये जो ज्ञानवापी है मतलब मंदिर वही रहा होगा ना? ज्ञानवापी जो है वो केंद्र है, नाभि जिसे शब्द प्रयोग है, और उसके बगल में उसमें से उस संदर्भ में जो सर्वे हो रहा है, जो मस्जिद बन गई है, मतलब मुख्य मंदिर वही रहा होगा। आप कह रहे शिवलिंग? नहीं, देखिए जरा देखिए, इतिहास की दृष्टि से देखिए, एकाएक नहीं चलना होगा। सबसे पहले जो वर्णन जो सीधे मिलता है लिटरेचर से, वो हमें जो है जब कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो है ये महाराज की हत्या हो जाती है यहाँ पर, तब जो है ये आता है कि आखिर फिर कहाँ क्या था। तो रजिया ने जिस मस्जिद जो तोड़ करके रजिया मस्जिद आज भी है, तो जो आदि विश्वेश्वर का मंदिर है, ये सत्यनारायण ग्रुप के भीतर जो है मंदिर है, उसके पीछे जाइए तो आदि विश्वेश्वर का वो ये आदि विश्वेश्वर है, और विश्वेश्वर का वो पूरा का पूरा जो वाल है। तो उसके हिसाब से जो माने जो गढ़ वाले पीरियड का शिवलिंग था या मंदिर था, जिसका वर्णन ह्वेनसांग भी अपने 7वीं शताब्दी में 630 ईसा में करता है कि तालिका थी, कोई एक बुजुर्ग नुमा कोई बुर्ज था लंबा, और उसका जो प्रकाश पड़ता था, तो सब तो आदमी थे नहीं, ये शहर कभी नहीं रहा। ये तो ऋषियों का नगर रहा है ना, तो नगर कहाँ था ये भाई? यहाँ आए, प्रणाम किए, चले गए लोग, आए ऋषि, इसका नाम तो ऋषि पत्तन। तो ये जो कह देते महान शहर था, क्या प्रूफ है भाई? ये कथा हो सकती है। तो जो ह्वेनसांग कहता है कि उसकी छाया पड़ती थी विशाल एक वापी, मतलब छोटा कुआं नहीं होता, वापी मतलब विशाल काय जल भंडार होता है। आज जो ज्ञानवापी समझ रहे हैं कि ये ज्ञानवापी है, तो ह्वेनसांग के वर्णन में है, सब दिया हुआ है, मैं आपको लिख दे दूंगा, अभी मेरा लिखा आया है लेटेस्ट। तो पूरा जो क्षेत्र जो ले लिए, सड़क से ले लीजिए, जहाँ सत्यनारायण मंदिर देख रहे हैं जिसके भीतर है आदमी, वहाँ से ले करके चले जाइए गंगा के तट के करीब तक, पूरा जो खुदाई थी और ढाल था, ये था ज्ञानवापी। और उसके किनारे पर जो है शिव जो है उस विश्वनाथ को दे रहे थे, वो है अविमुक्तेश्वर, जिनका सील पाया गया 600 BC का सील पाया गया, तो ओरिजिनल नाम था अविमुक्तेश्वर, बाद में हो गया विशेश्वर। तो यदि हम ह्वेनसांग की बात मिलाएं, तो ये उसके बीच का एक केंद्र वाला क्षेत्र आप आज जो वर्तमान है वो ज्ञानवापी है। अब होता है कि पहला जो था रजिया मस्जिद, तो उनका सबसे ऊंचे, तो बनारस क्षेत्र में सबसे ऊंचा क्षेत्र वही है, वो पहला था। दूसरा जो बना फिर सरकी ने बनवाया, सरकी काल में बना, जो सरकी ने गिरा दिया। फिर तीसरा जो है आया, जो है फिर जौनपुर के दूसरे स्टेट ने गिराया। तो ये जो गिरे, ये वही जगह था। आखिर उसका मलबा कहीं तो कोई प्रमाण भी नहीं। तो मनीषा देसाई ने जो अपनी PhD की, उसमें एक बात उसने रिफर किया, जो ये मस्जिद है जिसको ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं, जो कोई गलत है, औरंगजेब मस्जिद है, ज्ञानवापी ही नहीं है। ज्ञानवापी नाम देके तो प्रचार फिर पॉलिटिक्स बना दी गई, और उसका तो नाम पंचकुल है, क्षेत्र का नाम। 1914 का नक्शा देखिए, उसमें तो पंचकुल लिखा। तो कोई मंदिर रहा होगा ना वो? वही तो बता रहे हैं कि वहाँ जो है फिर जो ये बना, तो ये अकबर के काल में बना। अब जैसे इसको आप सब लोग कहते हैं कि टोडरमल बनवाए, यही कहते हैं। जरा प्रमाण तो देखिए, अकबर जो खुद ही 100-200 मंदिर यहाँ गिरवाया था, इतना जल्दी वो मंदिर बनने देता? तो डंडा और शक्ति तो ऐसी होती है, सब काम कराती है। उसके जो मेन कौन थे, सैनिक चीफ मान सिंह थे। ये जयपुर रिकॉर्ड देखिए तब पता चले। तो मान सिंह का वह कहना कि नहीं, इस तरह आप करेंगे तो आपकी शक्ति भी अच्छा रहेगी और आपकी मान्यता बन जाएगी, तो उन्होंने दिया। टोडरमल इसमें शामिल हो गए क्योंकि मंत्री थे। फिर जो है वो पंडित महाराज शामिल हो गए, पूजा कर बन गया मंदिर। तो ये जो है अकबर के काल में मंदिर बनकर तैयार है, जो आज मस्जिद के रूप में है, जिसे औरंगजेब ने गिरवाया। तो क्या औरंगजेब ही गिरवाया, और भी पहले कुछ हुआ है? कुछ अटेम्प्ट हुए थे।
मुस्लिमों द्वारा, लेकिन मेन जो उसको गिरवा के बनवाया वो क्रेडिट जाती है। और दूसरे अटेम्प्ट पर हुआ 5 साल बाद, ठीक 1669 में हुआ। पढ़िए अकबरनामा, ये औरंगजेब का, जगन्नाथ सरकार का औरंगजेब की रिपोर्ट पढ़िए। 5 साल पहले वो आया, सैकड़ों नागा साधु यहाँ कट गए। ये नहीं गिरता, ये फिर और लोग कटने को तैयार नहीं हुए, बनारस वाले लोग भाग खड़े हुए, इसलिए वो गिर गया, गिरा दिया उसने। और फिर जल्दी जल्दी में 2 अर्थ निकाले जाते हैं। एक कहते हैं हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए पिछड़ा छोड़ दिया, दूसरा ये है कि तब तक भीड़ और ये जमा होकर खिलाफत शुरू हो गया, तो जितना था बनाया उतना छोड़ दिया। तो आज जो सर्वे के आधार पर जो सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप को क्रेडिट जाती है 1822 में, उसने पूरा जो है बनाया, पूरा सब डिजाइन बनी हुई है 1722। उसने पूरी डिजाइन और प्लान जिसे हम लोगों ने छापा। हम लोगों ने कोई पॉलिटिकल इसके लिए तो काम किया नहीं था। अब हम लोग को यूज हो रहा है, आप लोग पूछ रहे हैं तो हम लोग को उनको जानता नहीं कि हम लोग तो श्रद्धा भक्ति में लगे रहे। 10 साल पहले कभी आप पूछे थे कि कौन है राणा जी जो 1980 में छापे हुए हैं? नहीं, कभी नहीं। नीलेश कामरकर सर। ओके प्लीज फॉर अ मिनट यू कैन सिट सर। तो दैट वाज द सिचुएशन कि तब जब इन्होंने डिस्ट्रॉय किया, तब फिर रिकंस्ट्रक्शन के कई बार हुए इसमें। तो वो इतिहास जो करीब थोड़ा सा दबा दिया गया है। छोड़िए वो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता, बट इन अदर वे यू कैन थिंक ओवर दैट। जब आर्कोलॉजिकल प्रमाण है, जेम्स प्रिंसेप का सारा प्रमाण है, डिज़ाइन का प्रमाण है, मनीषा देसाई के रिसर्च का प्रमाण है, हम लोग के सारे डिजाइन का प्रभाव है। नीचे जो शुरू में ASI ने एक बार सैंपल लिया तो शिव के टूटे लिंग और गणेश के सर निकल आए। अब कौन सा सर्वे करवाना चाहते हैं भाई? अब तो आप इलेक्ट्रॉनिक भी करा लिए, सब रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट आया, आपको 2 साल होने जा रहे हैं, 23 में ही आ गई थी, 23 के नवंबर में आ गई थी रिपोर्ट, जिसके आधार पर वेटिंग फॉर शिवा जो है संपत की किताब आ गई। तब मीनाक्षी जैन की आ गई, शिवा एंड शिवा करके किताब आ गई। एक जो है दीप्ति चटर्जी की किताब अमेरिका से आ गई, 3-4 किताबें भी आ गई। तो अब कौन सा क्या अटका है? इट इज ऑल पॉलिटिकल इशू, और 2 वो हम लोग का विषय नहीं। तो ये था विश्वनाथ जी की कहानी। अच्छा, ये जो आपने बताया कि काशी में जो आप लोग मैग्नेट कोई यंत्र है उसके माध्यम से बहुत सारे यंत्र है, उसमें एनर्जी पता लगती है। अभी जो कर रहे हैं ये एडवांस लेवल पर ये वर्क है। तो बताया ना कि मेटालिक 2 जो हैं कॉपर प्लेट्स हैं, ऐसे हाथ में लेंगे और रेडियो एक्टिव स्टेशन है, तो ऐसे ऐसे मूव करता है। तो एग्जैक्ट ऐसे मूव किया तो मतलब मेल फीमेल एनर्जी, एक ब्लू है एक रेड है, एग्जैक्ट बराबर है। तो सबसे अधिक शक्ति वहाँ होगी जहाँ दोनों एग्जैक्ट मिले, मेल फीमेल दोनों शिव पार्वती दोनों होंगे ना। तो ये शिवलिंग की जो पूजा करे केवल शिवलिंग नहीं है भाई, वो भी उसमें पार्वती जी शामिल है। तो ये मेजर करके देख, और ज्यादा ऐसे होगा तो इधर होगा पार्वती का एंगल ज्यादा है, तो वहां जाके देखे तो पार्वती जी वहाँ है। जैसे अभी रामेश्वर में ऊपर से जितनी मूर्ति थी, जब वो कहा तो उन्होंने धीरे से कहा, माइकल ने धीरे से हमसे कहा कि एक्सक्यूज मी, धीरे से कहा हमें डाउट है कि ये मूर्तियाँ सही नहीं है। क्या मतलब कि कहीं और 10-20 मीटर और होना चाहिए, क्योंकि ये रेज उधर जाएगा। तो वहाँ तो वाल है, सब बंद, कुछ नहीं है, तो आगे यही है। तो हमने जो मेन पुजारी थे तो बिल्कुल वो सही कहा, ये सब 33 साल पहले। अच्छा, घर बन गया अभी। हमने वाल खींच के पूरा वो ऐसा करके कर देगा, मूर्ति वहाँ से हटा दी गई, तो उसका बार एंगल उधर जा रहा है। इसका मतलब ओरिजिनल साइट को पकड़ रहा है मैग्नेट फोर्स। तो उससे ये हुआ कि हम स्थान को करेक्ट जानने में और कौन शक्तिशाली कितने रेशो में हम जान सकते हैं। अभी तो ये आएगा ही, तो रफ है ना, हम लोग का तो जो है छप चुका है। ये जो एनर्जी की बात है, ऊर्जा की बात है, तो जैसे आपने जापान में भी किया है, कोरिया में भी किया है, तो क्या वहाँ भी इस तरह की ऊर्जा? जगह दुनिया भर में का यही थोड़े आदमी जन्मे है, और जो क्या आदमी नाक पीछे होता है, सभी जगह अमेरिका में नहीं है, एक दो नहीं तो पूरी जो है इसकी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ
कल्चरल एस्ट्रोनॉमी है, जिसमें बड़े बड़े एस्ट्रोफिजिसिस्ट काम कर रहे हैं, सैकड़ों किताबें हैं, यही थोड़े है केवल। यहाँ की खासियत ये कहेंगे कि हम संस्कृत साहित्य से, लिटरेचर से, पुरातत्व से उसको जोड़ कर एक अद्भुत बना रहे हैं, वो यूनिक है। लेकिन कहें केवल काशी में है, ऐसा नहीं है। जैसे आपने कहा काशी प्राचीनतम है, कैसे भाई प्राचीनतम, और भी तो होगा। तो भाव में केवल बोलना, इमोशनल, दिस इज वन थिंग, और प्रैक्टिकली साहित्य और जो विज्ञान को जोड़ के बोलना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन अक्सर हम लोग सुनते हैं ना कि काशी प्राचीनतम नगरी है या सबसे पवित्र। सुनिए, आप हमको भी हमारे खिलाफ आप रिपोर्ट कीजिए कि राणा इज डिस्ट्रॉइंग दैट। आई एम नॉट सेइंग, आई एम सेइंग दैट व्हाटएवर स्कॉलर्स हैव डन एंड पब्लिश्ड इन साइंटिफिक वर्ल्ड। अच्छा, काशी का जो भौगोलिक क्षेत्र है, जो लोग काशी घूमने आते हैं, तो वो एग्जैक्टली वही है जो आप बता रहे हैं, पंचक्रोशी की मध्यमेश्वर से बताए ना, कई लेयर हुए ना। आउटर हुआ तो बृहद काशी जिसे कहेंगे, जिसे 84 कोश यात्रा है, वो भी करने वाले लोग हैं, आपके लोकल नहीं करते हैं, बाहर वाले। 84 कोशी यात्रा 11 दिन में होती है। अच्छा। बट उमा शंकर उसको करा रहे हैं, जिसको मैंने हेल्प और गाइडेंस उनको किया है, 3 दिन में कराते हैं। कार से जाएंगे, 11 दिन कौन काम करेगा? तो 15-20 लोग सब साउथ इंडियन हैं, अंद्राइट हैं और ये तमिल हैं, ये यहाँ वाले नहीं करते हैं, यहाँ वाले तो पैसा जोड़ते रहते हैं। तो वो हुई आउटर। पंचकोशी जो है हर तीसरे साल लगेगी, इंटर कैलेंडर मंथ लगे, मलमास लगेगा तीसरे साल। तो वो संख्या 60 से 80 हजार तक चलती है। फिर है अंतर्गृही, वो हर साल चलती है, साल में 2 बार चलती है, और कभी भी संकल्प लेके 2-4 लोग करना चाहे वो भी चलती है। तो यात्राएं सब चल रही है। तो हो गया ये, ठीक, ये शरीर है, ब्रह्मांड, नाभि हो गया, अंतर्गृही, इसके ऊपर फिर ऐसे हुए, तो ये अभिमुक्त, फिर ऐसे ये हुआ नगर प्रदक्षिण, फिर ये हुए पंचकोशी, ये हो गया 84 कोशी। 84 कोशी शरीर ही कहा गया है, काफी बड़ा है 84 कोशी, 286 किलोमीटर। ये मतलब कि जौनपुर तक, जौनपुर नहीं जाएगा, कि इधर त्रिलोचन महादेव तक जाएगा। त्रिलोचन महादेव, मैप देखे हुए हम लोग सब छापे हुए हैं। मतलब जो पंचक्रोशी है उसमें ये सुल्तानकेश्वर महादेव वो जो नहीं, वो सब नहीं आते हैं। सुल्तानकेश्वर बृहद में आएंगे, 84 कोशी में आएंगे। इसमें जो सुल्तानकेश्वर आएंगे वो तो सरस्वती घाट वाले हैं। एक अंतिम प्रश्न जो है काशी के बारे में, जो एक आजकल आधुनिकता भी हम देखते हैं और परंपरा भी बचा के रखनी है। आपने विदेशों में भी काफ़ी काम किया है, तो ये कैसे संभव हो सकता है, कैसे हो सकता है? सदा से सब जगह संभव है, यदि आपका दिमाग खुला है तो संभव है। नहीं दिमाग खुला है तो इसकी तो कोई दवाई नहीं है। ऑस्ट्रिया चले जाइए, राजधानी देखिए वियना, वियना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगभग 100% खत्म, और आज वियना को बना रखा जो भी प्राचीन बिल्डिंग्स हैं, जहाँ क्रैक जैसे रहा होगा उसी तरह क्रैक नुमा बनाया है। आपको लगेगा अरे ये तो टूट रही है, लेकिन बारीक से निकले दिखाई बना हुआ है। आधुनिकता और इसको जोड़ दिया। जापान में क्योटो चला जाए, 11वीं शताब्दी, आपसे पुराना शहर है, जीवंत, आपका तो नुकसान है। औरंगजेब में वहाँ तो है, क्योटो में चले जाइए, हर व्यक्ति को आप यहाँ चले जाए, जरा सा सड़ दिए तो गाली देंगे, ठीक है। क्योटो में चले जाइए तो झुक के ऐसे कहेगा, ओ अरिगातो गोजाइमासिता, मुझे क्षमा करें, वैसे हो गया। दे हैव मेंटेन द कल्चर। चाइना में चले जाइए, तिएत्सिन चले जाइए, यात्सी चले जाइए, पेकिंग के इधर साइड में चले जाइए, कौन मेंटेन किया है? पेकिंग आपसे 100 गुना बड़ा है ना, आपके काशी से 100 गुना बड़ा है पेकिंग, और 1/3 पेकिंग ओल्ड कंप्लीट जो कहते हैं। उसी तरह राजशाही, उसी तरह सब जा रहे हैं। टूरिज्म है, बट नॉट दैट टूरिज्म, इसे इंग्लिश में कहते हैं रिस्पॉन्सिव टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म। यहाँ टूरिज्म क्या है? घूस ले रहे हैं, दे रहे हैं, ये रहे हैं, तो कैसे होगा भाई? तो थियोरेटिकली आप देखें तो कहीं भी दुनिया में इस तरह में एक जगह नहीं, सैकड़ों उदाहरण जहाँ दोनों को मेंटेन किया है। आप यहाँ चिल्ला रहे हैं केवल, जहाँ नहीं भी जरूरत है ओवरब्रिज बना रहे हैं। जहाँ मेंटेन करना है तो आपने 44 मंदिर गिरा दिए, विश्वनाथ कॉरिडोर शब्द अंग्रेजी में जोड़ दिया। क्यों भाई? आप उनको उसी रूप में जो हमने उदाहरण दिया ज्योमेट्री का, अलाइनमेंट एंड ओरिएंटेशन,
किसी भी बनारस का, चाहे विभा त्रिपाठी जी हो या विदुला जायसवाल हो, सचिन हो, मैं हूँ, चाहे रघुवंशी हो, 5-6 लोग हैं ना जो जीवन में नहीं किए हैं विभिन्न पक्षों में। कोई तो नहीं बुलाया गया था पूछने के लिए। तो काशी को काशी में ही नहीं पूछा गया। आप कह रहे हैं कि मॉडर्निटी कैसे होगी, नहीं होगी। काशी की जनता ही नहीं तैयार है। जनता तैयार, अभी सारनाथ का हुआ, आपको सुना हमने 3 दिन पहले। अब कोई भी नहीं बुलाया गया। अब मेरी रिपोर्ट को यूज किया गया। अरे वो तो सब हम छाप चुके हैं पहले भी, अभी तो लास्ट ईयर भी छापा हूँ डिटेल से। अब बुलाया नहीं गया। अब मैं सब सिफारिश किया कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बुला लो भाई, नहीं बुलाया। तो जहाँ ये सिस्टम है क्या कर लेंगे। तो मॉडर्निटी तो आएगी, वो आप रोक नहीं सकते, लेकिन मॉडर्निटी को इस रूप में ले आना पड़ेगा कि एंशियंट को उसमें बिफिट करते हुए चले। जापान इसका उदाहरण है, सिंगापुर इसका उदाहरण है, वो चिमिन सिटी इसका उदाहरण है। जाके देखिए तो कैसे किया है। क्योतो में एक दाना कहीं आप गलती नहीं पाएंगे। क्योतो एक छोटा सा टुकड़ा मैंने फेंक के टेस्ट किया अपने गुरु जी के अंदर, फेंक दिया तो दूसरा आने वाला जापानी लेके पॉकेट में रख लेते हैं, जाके वहाँ डालेंगे। आप बनारस में क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलिए, कहीं आगे थू कर देंगे, आपके मुँहों पर भी थू करेंगे। तो कल्चरल अवेकनिंग वो होनी चाहिए। बिना मॉडर्निटी के कोई वर्ड नहीं रह सकता, लेकिन हम उस ग्लोरियस पास्ट को भी इसमें जोड़ के आधुनिकता के रूप में बनाए। आप टिकट का पैसा लेते हैं, आरती का पैसा लेते हैं 500 रुपया स्पेशल आरती का, कौन देता है? सेठ और क्रेजी ही तो देता है। हम कभी नहीं गए, हमारे जैसे तो गरीब तो नहीं जा सकते। तो यहाँ की जो मूल जनता धार्मिक कौन है, तो मिडिल क्लास लो है, तो उसके लिए अलग क्यों नहीं? कहाँ आपकी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, किस धर्म की बात कर रहे हैं? तो तिरुपति में कैसे मेंटेन, आप कहेंगे कि सब वो नहीं, तो तिरुपति में कैसे होता है? तिरुपति में तो राष्ट्रपति के साथ भी कोई गार्ड बन लेकर नहीं जा सकते, या तो आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते ना। एक सिस्टम वहाँ भी रेट है, 5,000 तक रेट है, 200 रुपये से लेके 10,000 तक के रेट है। और फिर जैसे हम लोग गए तो हमने इच्छा व्यक्त की कि भाई मैं थोड़ा सा बातचीत अभी करना चाहता हूँ और 2 दिन एक्स्ट्रा में रुकना चाहता हूँ कॉन्फ्रेंस में। तो मैंने कहा ठीक है, डीएम से परमिशन लेके कर दिया। हमारे साथ एक मुसलमान भी गए जो बाद में वाइस चांसलर बने थे। उन्होंने हमसे कही, इस्तेयाब साहब ने, कि राणा भाई कुछ करो भाई, मेरी दिली इच्छा है कि भीतर जो है तिरुपति का ये हम करें। तो हमने कहा तुम्हारा नाम हम लोग बदल रहे हैं, शंकर देव नाम रहेगा, जय हो शंकर, तुम भी बोलना जय जय। किया उन्होंने, तो ग्रुप था, स्पेशल ऑर्डर था, गए बाकायदे 1 घंटा रह के एक चीज़ अंदर दे, लेकिन फोटोग्राफी और ये सब नहीं किया, हाथ में साथ। तो तिरुपति में जहाँ आपके विश्वनाथ जी के करीब 50 गुना बड़ी भीड़ है, वो मेंटेन है, यहाँ क्यों नहीं? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? गवर्नमेंट, हम आप जिम्मेदार हैं। क्या रोज चीटिंग नहीं हो रही है वहाँ? रोज जो है ये स्नैचिंग नहीं हो रही है? रोज जो है ह्यूमिलिएशन लड़कियों पर खोदा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आप कह सकते हैं नहीं, हमारे पास रिपोर्ट है, हमारे पास लोग आते हैं विदेशी आके कहते हैं ऐसे हुआ। हमने कहा व्हाट डू यू फील? तो कहते हैं ओके वी केम टू अंडरस्टैंड द रिलीजन सो नथिंग टू वरी। हमने कहा रिपोर्ट कीजिए, कहा नो 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 वी हैव ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट, लीव दैट, इज इन मैटरिस्टिक। आप तो वो भी नहीं है ना? तो कुछ अच्छाइयाँ हैं। और मंदिर जो 45 हटाए गए, यहाँ से हटाए, तो जस्ट यू सी द सोल, मतलब ससुर इधर से आ रहे हैं, एंगल ये है जो हम लोगों ने वर्क किया, देन यू कैन सी द एंगल, और उसी लाइट में वहाँ एडजस्ट कर दीजिए और उनका प्राण प्रतिष्ठा करा दीजिए। नहीं किया तो गायब हो गए। अच्छा बैठ गायब हुए, द्रौपदी गायब हो गए। 2 बहुत इंपॉर्टेंट साइट थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, ऑल दैट एपिसेंटर, दे आर नो मोर नाउ। तो मॉडर्निटी ऐसे ही रहेगी? मॉडर्निटी का मतलब केवल टूरिज्म होगा ना? हमारे यहाँ कभी टूरिज्म, लास्ट पॉइंट ये है कि कभी भी भारतीय दर्शन में टूरिज्म नहीं रहा, पिलग्रिमेज रहा, तीर्थ यात्रा नहीं, आध्यात्मिक यात्रा। हम कहीं मंदिर में देखने नहीं जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, आँख से आँख ऐसे जोड़ के हम आत्मसात करते हैं। तो यह आस्था
जापान में है, कोरिया में है, सिंगापुर में है, वियतनाम में है, ऑस्ट्रिया में है, अमेरिका में है, और यहाँ बात कर रहे हैं कि हम बड़े धार्मिक हैं। तो कोई द्वंद्व में हम आपसी नहीं रहे हैं, है ना। मुस्लिम कुल उत्पात कर रहे हैं तो केवल उन्हीं की गलती है कि आपकी भी है। कितने इस मंदिरों ने, मठों ने ये इस तरह का प्रोग्राम चलाया कि कुछ शिक्षा देना, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था करना। मंदिर आज तक तो एक किताब नहीं छापा। जिस विश्राम जी की बात करें, पर डे 1 लाख एवरेज है आ रही आमदनी, खास दिनों में 10 लाख है। आप नहीं कह रहे हैं, आपका जो अकाउंट कह रहा है। इधर जो कुंभ वाला हुआ तो 10 करोड़, तो भाई हमको दो, 1 करोड़ हम ही को दे दो, तो लिखवा लो, हमारे जीवन में लिखवा लो अपने नाम से, दो हमको 1 करोड़। और लेने वाले ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? नहीं, यू नो द फैक्ट। बड़ा अच्छा है कि आपको पता है। फ्री सर्विस में दी जा रही है। मेरी अभी जो लेटेस्ट लेख जो आपको हम आज काफी देंगे, अभी इंग्लिश में दे देंगे, उसमें देखिए सब डिजाइन ज्ञानवापी सब कुछ लिखा हुआ है। क्यों नहीं आप अपना छाप के मंदिर के उस मठ में हमारा नाम हटा दीजिए, हमसे लिखित ले लीजिए। ये नहीं करेंगे कॉपीराइट का, तो हमसे लिख लीजिए कि मैं अपना नाम वापस लेता हूँ, विश्वनाथ जी की सेवा में है, इसको आप मॉडिफाइड और अच्छा करके बुकलेट निकालिए और सबको दीजिए। 2 रुपया दाम रख दीजिए, मैंने बिना दाम के देंगे तो पान खाते में थूक देंगे, तो 2 रुपया रखिए ना भाई। बुकलेट निकली है, किसको देते हैं? जो बहुत बड़ा माल देता है इसको देते हैं, साधारण आदमी को नहीं मिलता। मुझे बैक डोर से किसी बड़े आदमी के जरिए मंगाना पड़ा और उसमें आधा गलत। तो ये कुछ दर्द है। तो मैं समझता हूँ कि कथा 1 घंटा हो चुके हैं, तो हम और कोई लास्ट नमस्कार आपको। आपने बहुत सारी बातें की, मुझे उम्मीद है एडिट करके इसको सार संक्षेप में आप अच्छा बनाएंगे। और कोई क्लैरिफिकेशन की बातें होंगी तो बात पूछ लेंगे, और आपका ईमेल या जो भी होगा तो उस पर मैं लेटेस्ट जो विश्वनाथ जी पर अभी है, जो किस तरह मंदिर का प्लान से, हम लोग तो आर्किटेक्चर डिजाइन में काम करते हैं। These are all that just published. जी बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी कुछ जानने समझने को मिला। और फिर हम लोग आते रहेंगे अक्सर, बिल्कुल आइए, जुड़े रहिए, देखते रहिए।